मोनिका न जाने कब से अपनी सूनी आंखों से आईने में अपनी खाली मांग और गले को एकटक देखी जा रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब उसके पति सूरज इस दुनिया में थे तो अक्सर कहा करते थे, मोनिका तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हो तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। ये सुनकर मोनिका शर्माकर उनके सीने से अपना चेहरा छुपा लिया करती थी। लेकिन आज उसकी सूनी मांग और सूना गला देखकर भी सूरज कहीं से आकर कुछ कहने वाला नहीं था। अब तो बस उसके शब्द मोनिका के दिल में गूंजते रहते थे और वही यादें उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू बनाकर उतर आती थीं। करीब 3 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में सूरज की मृत्यु हो गई थी। मोनिका और सूरज की शादी को 12 साल हो चुके थे और उनके 2 बेटे भी थे। दोनों मिलकर अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने बुना करते थे। घर में मोनिका के ससुर और एक देवर भी रहते थे। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और उन्हें पेंशन मिलती थी। वही देवर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन काम में उसका मन नहीं लगता था। कुछ ही महीनों में उसने नौकरी छोड़ दी। सूरज उसे बार बार समझाते थे कि जीवन में स्थिरता के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन वो बस पिता की पेंशन पर ऐश करता रहा। अब जब बड़े भाई यानी सूरज इस दुनिया में नहीं है तो छोटे भाई को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वह पूरी तरह बिंदास जिंदगी जी रहा था, ना कोई जिम्मेदारी ना कोई चिंता। पति के गुजर जाने के बाद मोनिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा ही सूनी हो गई हो। जब उसके मायके वालों उसे और बच्चों को अपने साथ ले जाने आए तो उसके ससुर गोविंद जी ने साफ मना करते हुए कहा, अब बहू और बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर मोनिका के दिल में थोड़ी राहत की किरण जागी। उसे लगा कि ससुराल में उसका अस्तित्व केवल उसके पति तक सीमित नहीं था। पति के जाने के बाद भी गोविंद जी ने उसे सहारा देने की हिम्मत दिखाई। एक दिन मोनिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके दोनों बेटे बाहर से दौड़ते हुए आए और उत्साह से बोले, मम्मा आइसक्रीम वाला आया, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मोनिका ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें 1 भी रुपया नहीं था। वह बच्चों की मासूम खुशी को ठुकरा नहीं पाई और चुपचाप अपने ससुर के कमरे में गई। वह नरमी से बोली, पिताजी बच्चों को आइसक्रीम खानी है, 20 रुपए दे दीजिए ना। गोविंद जी झंझलाकर बोले, तुम तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मांगती रहती हो, मेरे पास पैसे नहीं है। मोनिका थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, बाबूजी ये पैसे मेरे लिए नहीं, बच्चों को बहुत मन था आइसक्रीम खाने का। लेकिन गोविंद जी और भी गुस्से में आकर बोले और झल्लाते हुए बोले, अरे एक बार कह दिए तो समझ नहीं आता क्या, बार बार क्यों बोलती हो। बहू तुम एक काम करो, मुझे ही बेच दो ताकि अपने और अपने बच्चों के सारे शौक पूरे कर सको, शायद तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। गोविंद जी के मुंह से ये तीखी और अपमानजनक शब्द सुनकर मोनिका जैसे पत्थर की मूर्त बन गई। वह स्तब्ध रह गई। आज तक उन्होंने कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। उसके दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। आंखों में आंसू भरे हुए और अपने कमरे की ओर लड़खड़ाते कदमों से चली गई। बिस्तर पर गिरते ही उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दोनों बेटे दौड़कर पास आए। माँ को इस तरह टूटा हुआ देखकर वो सहम गए। उनकी छोटी छोटी जिद्दें उस पल हवा में हो गई। बड़ा बेटा अपनी माँ की पीठ पर सहलाते हुए बोला, माँ तुम रो मत, वैसे भी आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। छोटा बेटा भी तुरंत बोला, हाँ माँ मुझे भी नहीं चाहिए, बस तुम रोना बंद कर दो। उनके मासूम शब्दों ने मोनिका का कलेजा चीर दिया। हालात ने इन्हें नन्ही जानों को उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया। इनके निस्वार्थ प्रेम और चिंता देकर उसकी रुलाई और भी तेज हो गई। वह अपने बच्चों की हथेलियां चूमती रही, उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मन ही मन में सोचने लगी, अगर सूरज इस दुनिया में होते तो क्या मुझे ये दिन देखना पड़ता, क्या मेरे बच्चों को इतनी छोटी सी चीज के लिए तरसना पड़ता। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आंसू को रोकते हुए खुद को समझाया, शायद बाबूजी के पास सच में पैसे ना हो। सूरज के जाने के बाद तो घर की पूरी जिम्मेदारियां उनकी पेंशन पे ही आकर टिकी थी, इसीलिए मोनिका ने उस बात को ज्यादा दिल से नहीं लगाया। लेकिन अब उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे, ये सब आखिर कब तक चलेगा। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, पेंशन की राशि से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, तो क्या मैं हमेशा यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठी रहूं। उसे ये भी समझ आ गया था कि उसके देवर से कोई उम्मीद करना व्यर्थ है और ससुर जी भी अपने छोटे बेटे को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपते। अब मोनिका ने तय कर लिया कि बच्चों का भविष्य सिर्फ उसका है और उसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। उसने सोच लिया था कि जल्द ही ससुर जी से बात करके वो कोई नौकरी तलाशने की शुरुआत करेगी। शाम को मोनिका अपने ससुर जी के कमरे में सफाई कर रही थी। उस वक्त ससुर जी बाहर अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे थे। मोनिका धीरे धीरे बिस्तर ठीक कर रही थी। जैसे ही उसने तकिया हटाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। जिस 20 रुपए के लिए ससुर जी ने उसे बच्चों के सामने ताना मारे थे, उसी तकिए के नीचे नोटों की एक गड्डी छुपी हुई थी। तकिए के नीचे पड़ी नोटों की गड्डी देखकर मोनिका ठिठक गई। उसकी आंखों में
में एक अजीब सा खालीपन था। उसके दिल में यही सवाल घूम रहे थे, मेरे बच्चों के लिए 20 रुपए भी नहीं थे, यहाँ इतनी बड़ी रकम सिरहाने दबाकर रखी गई है। उसने खुद को समझाया शायद उस वक्त उनके पास ना हो। शायद इसी उम्मीद में उसने तय किया कि वह अभी पिताजी से जरूरत के लिए कुछ रुपए मांगेगी। कुछ देर बाद गोविंद जी बाहर से अपने दोस्त से बात करके कमरे में लौटे। मोनिका ने धीरे से आगे बढ़ती हुई कहा, पिताजी मुझे 100 रुपए की जरूरत है। गोविंद जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, एक तो वैसे भी घर का खर्च मुश्किल से चला रहा और तुम्हें हमेशा पैसे ही चाहिए रहते हैं। खाने को दाल चावल मिल रहा है, वो कम है क्या? इतनी भी नहीं समझती, जाओ जाकर अपना काम करो। मोनिका का दिल बैठ गया। वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखों में उठा गुस्सा अब छलकने को था। कुछ देर बाद मोनिका रसोई की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा कि गोविंद जी अपने छोटे बेटे के जेब से कुछ नोट निकाल कर दे रहे हैं और प्यार से कह रहे हैं, जा बेटा मजे से पार्टी कर, तुझे भी जो चाहिए उसे मंगा लेना। वैसे भी कुछ ही दिनों में सूरज के बीमे का पैसा आ गया, फिर तो सब कुछ हमारे पास होगा। बहू का क्या है, उसके पास कम अक्ल है, उसे तो मीठी बातें करके मूर्ख बना दूंगा, सारा पैसा हड़प लूंगा, देखना। ये सब सुनकर मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ससुर को अब तक वह आदर की दृष्टि से देखती थी, उसका असली चेहरा आज उसके सामने आ गया था। बाहर दुनिया के सामने वह यही दिखाते कि बेटे के गुजर जाने के बाद बहू और पोतों की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, लेकिन हकीकत ये थी कि वह सिर्फ दिखावा करते थे। अंदर से वह स्वार्थ, छल और लालच से भरे हुए थे। उस पल मोनिका के मन में उनके लिए थोड़ा बहुत सम्मान बचा था, वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। उसने देर तक सोचा, एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना और अपने बच्चों का जरूरी सामान समेटा और सीधे अपने ससुर गोविंद जी के पास पहुंची। मोनिका ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही गोविंद जी चौंक गए, क्योंकि वो जानते थे कि सूरज के बीमे की नामिनी मोनिका है। फिर मोनिका की तरफ देखते हुए बोले, अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? बेटा चला गया, अब अगर मैंने उसकी पत्नी और बच्चों को भी घर से निकाल दिया तो समाज क्या सोचेगा? मोनिका नजर झुकाते बिना जवाब दिए, लोग क्या कहेंगे इसका डर अगर पहले होता तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते। अब मुझे समझ आ गया है कि अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना ही सही है। और वैसे भी सूरज ने बच्चों के लिए कुछ बचत की है, मैं अपने और अपने बच्चों को ध्यान रख सकती हूँ। गोविंद जी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब मोनिका ने ठान लिया था कि उनका असली चेहरा जानने के बाद वह उस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती है। मोनिका सबसे पहले अपने मायके गई, वहाँ कुछ दिन ठहरी। उसके बाद उसने नौकरी की तलाश की। उसका मन अब किसी नए शहर में एक नई शुरुआत करने का था। जल्दी ही उसे गोरखपुर की एक नामी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। साथ ही कहीं के एक महिला हॉस्टल में उसके और बच्चों के रहने की व्यवस्था भी की गई। बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में हो गया। बीमे से मिले पैसे को मोनिका ने तुरंत फिक्स डिपॉजिट में बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। अब वो पूरी तरह आत्मनिर्भर थी, बिना किसी पर बोझ बने अपने दम पर अपने बच्चों को पाल रही थी। वक्त रहते उसे सच्चाई का पता चल गया, इसीलिए वह बिखरी नहीं बल्कि संभल गई। उसे ये भी संतोष था कि सूरज ने जाते जाते एक जिम्मेदार पिता और पति की भूमिका निभाई थी। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचत कर रखी थी और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन बीमा में मोनिका को ही नामिनी बनाया था। तभी इस मुश्किल परिस्थिति में उसकी पत्नी और बच्चों को किसी बड़ी आर्थिक परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि सूरज ने समय रहते समझदारी दिखाई और अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ बचत कर रखी थी। वरना बहुत से लोग तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए ही जिंदगी भर सब कुछ करते रहते हैं, और जब कोई अनहोनी हो जाती है तब वही पत्नी और बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इंसान हमेशा दूर की सोच रखे और समय रहते अपनी जिंदगी की रणनीति बना ले। वक्त के साथ न हालात बदले बल्कि कई बार रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को अपने रिश्तों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इतना जरूरी है कि दूसरों के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो वक्त रहते अपने लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाते हैं। ऐसे लोगों को भले ही समाज स्वार्थी है, लेकिन जब कठिन समस्या आती है तो यही समझदारी उनके परिवार को टूटने से बचा लेती है। जो इंसान दूसरों के बारे में सोच सकता है उसे अपने बारे में भी सोचने का पूरा हक है, लेकिन अफसोस कुछ लोग अपनों के ही हाथों छल जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती चली जाती है। इसीलिए समय रहते ये पहचान लेना बहुत जरूरी है कि जिन रिश्तों के सहारे हम अपनी जिंदगी के सपने बुन रहे हैं, क्या वे सच में हमारे अपने हैं या फिर सिर्फ
दोस्तों का मुखौटा ओढ़े वे लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, सूरज ने मोनिका को नॉमिनी बनाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद होगी कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।